एक भी सामान धन का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। हमने तो सोचा था सरकारी मास्टर की इकलौती बेटी है तो कम से कम ब्याह तो ठीक से करेंगे, लेकिन यहाँ तो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। ममता देवी का पारा बहू का सामान देखकर सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब से पलक ने बहू के रूप में ममता निवास में कदम रखा था तब से हर पल उसे कोई ना कोई ताना सुनाया जा रहा था। सास का सुनाना तब और ज्यादा अखर रहा था जब पलक का पति समर भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी पलक उससे कुछ कहती तो बदले में यही जवाब मिलता, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ममता जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थीं क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाए। जब एन फेरों के वक्त पर ममता जी ने 4 लाख रुपए की डिमांड पलक के पिता विशंभर नाथ के सामने रख दी तो पलक के पिता ने साफ कह दिया, समधन जी, मैं एक शिक्षक हूं और दहेज प्रथा के विरुद्ध रहा हूं। माफ कीजिए, मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकता। अब इस जमाने में यदि बारात वापस लेकर जाए तो समाज में लड़की वालों से ज्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा कराकर लानी पड़ी। लेकिन इस सब का खामियाजा अब हर पल पलक और उसके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज शादी में हुआ एक एक खर्चा पलक के सामने गिनाया जाता था। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, वगैरह वगैरह। एक दिन बेटी को देखने की इच्छा से विशंभर नाथ ने 5 डब्बे मिठाई और फलों की टोकरी लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। पलक ने जब अपने पिता को देखा तो भागते हुए उनके पास आने लगी। ममता जी ऊंचे स्वर बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तेरे पिताजी जो भागी जा रही है। खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद भी हाथ लटकाए आ गया। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। पलक से ये अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल दिया। माँ जी, मेरे पिता की हैसियत की बात है तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी तो क्या जरूरत थी बेटा ब्याहने की। क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता कि अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी कर सके। बोलिए माँ जी। पलक की बात सुनकर ममता जी की बोलती बंद हो गई थी। विशंभर जी ने पलक को चुप कराते हुए कहा, बेटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं कि बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन हक की बात जरूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। और हाँ समधन जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी पलक के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार करें। रही बात दहेज की तो वो तो मैं ना कभी दूंगा और ना ही लूंगा। अब पलक आपके घर की इज्जत है, इसलिए इसकी इज्जत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर विशंभर नाथ जी विदा ली। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज उठाने में सक्षम है। ममता जी को भी समझ आ गया था कि अब उनका पाला किसी गाय से नहीं शेरनी से पड़ा है, इसलिए अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है।